हेलो दोस्तों, TET मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज की इस वीडियो के अंदर हम रीट 2022 के लिए साइंस लेवल 2 के लिए एक मॉडल पेपर देखने जा रहे हैं, जिसके अंदर पूरे 30 क्वेश्चन हैं और ये जो है संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, जिसके अंदर शिक्षण विधियों के प्रश्न भी समाहित हैं। तो बिल्कुल आपके पूरे पैटर्न पे ये जो है मॉडल पेपर बनाया गया है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो है 121 नंबर प्रश्न हम देख लेते हैं। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके पौधे शर्करा के रूप में अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, भोजन बनाने की इस क्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, प्रकाश विश्लेषण कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, भोजन पकाना कहते हैं या फिर पोषण कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये आप लगभग सभी जानते हो कि भोजन बनाने की विधि पौधों द्वारा क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बनाने की जो विधि है वो क्या है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है भाई, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्लोरोफिल की उपस्थिति होनी चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है इसमें, और पौधे क्या शर्करा यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ठीक है भाई, और इसमें क्या है? भोजन शर्करा का निर्माण होता है। ठीक है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि पौधों में या पादपों के अंदर भोजन जो है किस रूप में संग्रहित होता है। ठीक है भाई, तो मैंने जब पौधों में पोषण आपको पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि भोजन जो है वो बनता शर्करा ग्लूकोज के रूप में ही है, लेकिन उसका संचय जो है वो स्टार्च के रूप में होता है। तो ये बातें भी आपको इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए थोड़ी ध्यान रखनी है। ठीक है, इससे किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज के रूप में भोजन प्राप्त होता है, लेकिन इसका संग्रहण जो है वो स्टार्च के रूप में होता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट हमारे पास 122 नंबर प्रश्न। पादप श्वसन क्रिया में कौन सी गैस का उत्सर्जन करते हैं? बताइए भी कौन सी गैस का उत्सर्जन करते हैं? तो यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है भाई, अब कई बार हम क्या करते हैं कि पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बजाय हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा के आ जाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे सही नहीं होगा। दरअसल पादप श्वसन क्रिया के अंदर कौन सी गैस का उत्सर्जन करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ही उत्सर्जन करते हैं। जबकि प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है? ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, लेकिन श्वसन के दौरान क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकलती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 123 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सा विषाणु संक्रामक रोग है? यानी विषाणु से होने वाला कौन सा संक्रामक रोग है वो हमें बताना है। तो हैजा, टिटनेस, खसरा और ये सभी। ठीक है भाई, तो 123 नंबर का सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। खसरा यानी मीजल्स रोग जो है वो किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा फैलने वाला ये संक्रामक रोग है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। हैजा और टिटनेस ये मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, ये जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 124 नंबर प्रश्न। 124 नंबर प्रश्न में आप देखिएगा, निम्न में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो बताइए भाई कौन सा यहाँ पे परंपरागत स्रोत नहीं है? लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, कच्चा तेल या फिर पेट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है कि ये शायद गलत प्रिंट हुआ है। यहाँ पे आप देखिएगा, लकड़ी भी क्या है? परंपरागत स्रोत होती है, कोयला भी होता है, पेट्रोलियम, कच्चा तेल और पेट्रोल ये सारे के सारे क्या हैं? परंपरागत स्रोत हैं। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, ये सारे के सारे क्या है? परंपरागत स्रोत हैं। ठीक है भाई, यानी उपयुक्त सभी एक यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था, वो ऑप्शन सही हो जाता। उसके बाद नेक्स्ट आता है परम शून्य ताप माना जाता है। ठीक है भाई, तो परम शून्य ताप कौन सा होता है? 0 केल्विन होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या 273 केल्विन होता है और 373 केल्विन होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि परम शून्य ताप जो है वो क्या होता है? 0 केल्विन होता है। ठीक है, 0 केल्विन होता है और इस ताप पे क्या है? गतिज ऊर्जा का मान शून्य हो जाता है, यानी सारे पदार्थ यहाँ पे जम जाएंगे, बिल्कुल फ्रीज हो जाएंगे। उनमें क्या है? बिल्कुल भी उनके अणुओं के अंदर बिल्कुल भी गति नहीं बचेगी। ठीक है, इस ताप को हम क्या कहते हैं? परम शून्य ताप कहते हैं। तो यहाँ पे ये 0 केल्विन होता है। अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में इसका वैल्यू बतानी हो तो -273 यहाँ पे लिख देते हैं हम साइड में। तो इसकी अगर आपके क्या है डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू पूछे या सेल्सियस में वैल्यू पूछे, -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये होता है इसका किसमें मान? परम शून्य ताप को हम सेल्सियस में कहेंगे। ठीक है, तो ये इतना सेल्सियस में होता है, ये भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न नंबर 126। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, वैसे इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए हो जाएगा सही। ठीक है, वैसे मैंने जब प्रकाश वाला टॉपिक करवाया था तो उसमें प्रकीर्णन है, ठीक है, अपवर्तन, परावर्तन के साथ इसके व्यतिकरण वगैरह सारे टॉपिक लगभग थोड़े बहुत
बताए थे, डिटेल में तो नहीं बताया था, लेकिन इनकी परिभाषाएं वगैरह, इनके एग्जाम्पल वगैरह मैंने बताए थे। ठीक है, तो आप वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आप देख सकते हो। वैसे हमारे सिलेबस में क्या है, अपवर्तन और परावर्तन ही है, दो ही चीज़ें हैं, लेकिन प्रकाश से जुड़ी हुई ये चीज़ें हैं, तो कई बार ये भी पेपर में आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट 127 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 127 नंबर प्रश्न देखिए, जैविक खेती या फिर कार्बनिक कृषि, जिसे ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहते हैं, के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, यानी हमें सही ऑप्शन का चयन करना है। तो ए ऑप्शन हमारे पास है सर ए ऑप्शन है हमारे पास, सर अल्बर्ट हावर्ड को जैविक खेती का जनक माना जाता है। इस फसल का उत्पादन अच्छा गुणवत्तापूर्ण होता है। जैविक कृषि पारिस्थितिकी संतुलन को बनाने में सहायक है, या फिर उपयुक्त सभी। यहाँ पे आप बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। जैविक कृषि जो है या कार्बनिक कृषि है, इसके जनक जो हैं अल्बर्ट हावर्ड को माना जाता है। इसमें फसल का उत्पादन अच्छा गुणवत्तापूर्ण होता है और ये पारिस्थितिकी संतुलन में भी क्या है, मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। क्रेब्स चक्र की क्रियाएं कहाँ पे संपन्न होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है। कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ए और बी दोनों में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 128 नंबर का बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्रेब्स चक्र जो है वो कहाँ पे ये क्रिया संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट हमारे पास है 129 नंबर प्रश्न। 129 नंबर प्रश्न में आप देखिए, चमगादड़ व पोरपाइज मछलियों द्वारा गहन अंधेरे में संचालन व भोजन की खोज में किस ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कौन सी ध्वनि तरंगें उपयोग में लाई जाती हैं। श्रव्य ध्वनि, प्राश्रव्य ध्वनि या अपश्रव्य ध्वनि, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 129 का बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चमगादड़ वगैरह ये भी टॉपिक मैंने क्या है रीट 2021 वाली वीडियोस में करवा रखा है। प्राश्रव्य ध्वनि इसमें सही आंसर हो जाएगा। बहुत सारे ढेरों एग्जाम्पल इसमें मैंने आपको बताए हुए हैं। ठीक है भाई, तो आप वो वीडियोस जरूर देखिएगा यदि आपने वो अभी तक नहीं देखी तो। 130 नंबर प्रश्न देखिएगा, किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के लिए, भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान, ठीक है, तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान कम होता है, बढ़ता है, समान रहता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है भाई, तो ये भी मैंने आपको ये भी क्वेश्चन करवा रखा है प्रकाश वाले टॉपिक के अंदर, बहुत विस्तार से इस पर भी चर्चा की है कि अपवर्तनांक जो है उसका मान जो है वो तरंगदैर्घ्य के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जैसे जैसे तरंगदैर्घ्य बढ़ेगी अपवर्तनांक जो है वो कम होता जाएगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 131 नंबर प्रश्न में आप देखिएगा, किसी वेबसाइट की खोज करने के लिए किसकी सहायता लेते हैं, मॉडेम की, सर्च इंजन की, ईमेल आईडी की, या फिर उक्त सभी की। ठीक है भाई, तो हमें क्या है, किसी वेबसाइट की खोज करने हेतु हमें क्या है, सर्च इंजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जो गूगल वगैरह पे हम जाके किसी भी वेबसाइट को हम सर्च कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो सर्च इंजन की हमें आवश्यकता रहती है यहाँ पे। ठीक है, ये लगभग आसान ही क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट आप देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी 132 नंबर। सोनोग्राफी के द्वारा ट्रांसड्यूसर द्वारा भेजी गई प्राश्रव्य तरंगों के अंग विशेष से टकराकर वापस लौटने को क्या कहते हैं। वापस लौटने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, जो वापस ध्वनि आती है, इसको रेडियो वेव्स कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, सुपरसोनिक तरंगे कहते हैं, या फिर इको कहते हैं। ठीक है, तो ये भी मैंने करवा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इको हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी वीडियो मैंने आपको करवा रखी है, सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड वगैरह, ठीक है, लेज़र वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवाई हुई हैं। तो वहाँ पे आपने यदि वीडियोज़ नहीं देखी तो बार बार कह रहा हूँ वीडियोज़ देखिएगा, बहुत फ़ायदेमंद आपके लिए होने वाली है। नेक्स्ट आप देखिएगा 133 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसे कृत्रिम ऊन भी कहा जाता है, एक्राइलॉन, केशमिलॉन, ए और बी दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया, कृत्रिम ऊन जो है एक्राइलॉन होता है और इसे केशमिलॉन भी कहा जाता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है भाई, तो एक्राइलॉन को क्या कहा जाता है, कृत्रिम ऊन भी कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 134। 134 नंबर प्रश्न देखिए, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, यानी हास्य गैस भी जिसे कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है भाई,
तो ये आपको पता होना चाहिए, लाफिंग गैस जो है वो N2O को कहते हैं। और ये भी क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, जब आपको नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैसों के बारे में बताया था तो वहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड इसका नाम मैंने बताया है। इसे क्या है, हास्य गैस भी कहते हैं, लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। यदि इसका रासायनिक सूत्र पूछ लेता तो आपको बताना है N2O होता है, ठीक है भाई। तो ये बात भी आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट 135 नंबर प्रश्न, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीजन अभिक्रियाओं द्वारा या फिर अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा, ठीक है भाई। तो 135 नंबर का बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये भी मैंने आपको करवा रखा है, सूर्य वाला जब टॉपिक करवाया था, ठीक है भाई। तो रीट 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें साइंस के अंदर ये टॉपिक आपको करवाया गया। हालांकि सिलेबस जो है वो सेम होने के कारण ये उतने ही टॉपिक जो है कारगर हो जाते हैं रीट 2022 के लिए, ठीक है भाई। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं द्वारा। इसके अंदर क्या है, 2 हाइड्रोजन के नाभिक जुड़ करके एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं और इस क्रिया के दौरान क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा जो है वो उत्सर्जित होती है। तो नेक्स्ट 136 नंबर प्रश्न, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, या फिर सोडियम नाइट्राइट है, या फिर सोडियम नाइट्रेट इसे कहते हैं। तो खाने के सोडे का रासायनिक नाम आपको पता होना चाहिए, सोडियम बाइकार्बोनेट इसे कहते हैं। ये बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है भाई। तो सोडियम बाइकार्बोनेट। अब यहाँ पे आप देखिएगा, सोडियम को हम एस से लिखें, यदि यहाँ पे इसकी छोटी सी ट्रिक बनाना चाहें, हमेशा के लिए याद रहे, तो ये सोडियम और बाई को आप बी से लिखिएगा, और फिर कार्बोनेट फिर आगे सी से लिखा जाएगा, यानी SBC। इसको आप सब बना दीजिए, सब सी, तो सब सी या फिर आप सब सी, ठीक है। सब सी को आप सब्जी से जोड़िए, सब सी सब्जी, इस तरीके से, यानी जय जो आता है उसे आप सै में चेंज कर दीजिए, तो ये बन जाएगा सब सी, ठीक है। तो सब्जी हम किस लिए काम में लेते हैं? खाने के लिए। और खाने के सोडे का नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इस तरीके से आप लिंक करके थोड़ा याद करो तो बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट है 137 नंबर प्रश्न, कंप्यूटर में उपयोग में आने वाली IC किसकी बनी होती है? सिलिकॉन, तांबा, स्टील, प्लास्टिक। तो ये जो है वो सिलिकॉन की बनी होती है। जो कंप्यूटर में IC जो होता है उसके ऊपर जो है वो सिलिकॉन लगा होता है, चिप जो है वो सिलिकॉन की बनी होती है। सॉरी, चिप नहीं, IC जो है वो किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 138 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? ठीक है भाई। तो खुला परिसंचरण तंत्र आपको ध्यान रखना है कि किस किस में पाया जाता है। ऑर्थोपोडा और मोलस्क में पाया जाता है, ठीक है भाई। ऑर्थोपोडा में कौन कौन से जीव आ जाएंगे? जैसे हमारे पास तिलचट्टा है, ठीक है भाई, और तितली है, ठीक है। इस तरीके से एक और हमारे पास बिच्छू है, ठीक है। और मोलस्क के अंदर जैसे घोंगा वगैरह, ये सारे के सारे जीवों में क्या है? परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो यहाँ पे 1 और 2 के अंदर जो है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो यहाँ पे 1 और 2 यानी ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट हमारे पास 139 नंबर प्रश्न, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 139 नंबर। इसमें आप देखिएगा, LPG अत्यधिक ज्वलनशील गैस होती है, अतः इससे होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए इसमें क्या मिला दिया जाता है जिसकी गंध को रिसाव के दौरान पहचान लिया जाता है? ठीक है भाई, जिसको रिसाव के दौरान जो है पहचान लिया जाए। तो इसके अंदर क्या है, LPG जो है वो बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होती है और जब इसका रिसाव होता है तो हमें पता नहीं चलता। दरअसल इसकी कोई दुर्गंध नहीं होती। इसके अंदर हम दुर्गंध या गंध डालने के लिए एक पदार्थ मिलाते हैं, उस पदार्थ का नाम आपसे पूछ रहा है। मिथाइल मॉर्कैप्टन होगा, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, गैसोलीन होगा, या फिर नाइट्रोजन होगा, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो यहाँ पे 139 का ये ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? मिथाइल मॉर्कैप्टन कहते हैं, ठीक है भाई। तो ये मैंने आपको बताया हुआ है कि ये LPG जब आपको गैस से पढ़ाई थी, LPG और CNG इनमें अंतर वगैरह पढ़ाया था, ठीक है। तो ये आपको मैंने मिथाइल मॉर्कैप्टन के बारे में अच्छे तरीके से बताया है, ठीक है भाई। गैसोलीन भी आपको बताया हुआ है, ठीक है। नाइट्रोजन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आपको जरूर देखनी चाहिए। नेक्स्ट 140 नंबर प्रश्न, 140 नंबर प्रश्न क्या है? किस अम्ल का उपयोग सोने एवं चांदी के आभूषणों की शुद्धिकरण में होता है? या सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किसका उपयोग किया जाता है? या फिर कई बार ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, किस अम्ल का उपयोग हम सोना और चांदी जैसी धातुओं को गलाने में समर्थ है, अपने आप के अंदर क्या है गला सकता है, तो वो विलेन में कौन सा अम्ल होता है? तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें लैक्टिक अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल होता है, या फिर नाइट्रिक अम्ल होता है, या फिर एसिटिक अम्ल होता है? तो यहाँ पे क्या है, सी ऑप्शन जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल। तो जो सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किसका उपयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। HNO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट 141 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, सूक्ष्म शिक्षण में छात्रों की संख्या होती है
तो सूक्ष्म शिक्षण के अंदर 5 से 10 या फिर 5 से 20, 45 से 50 या फिर 20 से 40। तो आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर जो है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण के अंदर क्या है, 5 से 10 छात्रों की संख्या होती है, 5 से 10 छात्र इसमें लिए जाते हैं। ठीक है, 142 नंबर प्रश्न देखिएगा। कक्षा के अमाप व कक्षा के संबंध में कम किया गया शिक्षण कार्य क्या कहलाता है। ठीक है, कक्षा के अमाप में कक्षा के संबंध में कम किया गया शिक्षण कार्य क्या कहलाता है। पुनर्निवेशन, नवाचार, सूक्ष्म शिक्षण या फिर क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है, तो क्रियात्मक अनुसंधान, नवाचार, पुनर्निवेशन इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर जो है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, सूक्ष्म शिक्षण। ठीक है, इसके अंदर छात्रों की संख्या कम रहती है। ठीक है, बड़ी कक्षा के अंदर ये शिक्षण नहीं करवाया जाता। ये 5 से 10 छात्र इसमें अंदर रहते हैं, जिसके अंदर शिक्षक जो है सूक्ष्म शिक्षण करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट 143 नंबर प्रश्न आप देखिएगा। संपूर्ण जीवन के लिए केवल वैज्ञानिक विषयों का अध्ययन करने वाले विचारक कौन थे। स्पेंसर, जॉन टिंडल, फैराडे, पेस्टालोजी। तो संपूर्ण जीवन के लिए वैज्ञानिक विषयों का अध्ययन करने वाले, केवल वैज्ञानिक विषयों का, तो केवल वैज्ञानिक विषयों में जिसने क्या है शोध किया, अध्ययन किया, वो कौन थे, तो वो स्पेंसर थे। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ऐसे क्वेश्चन रीट में नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आप 144 नंबर प्रश्न देखिए। प्राप्त ज्ञान या विषय वस्तु को नई व साकार स्थितियों में प्रयुक्त करने की योग्यता कहलाती है। विश्लेषण, अभिज्ञान, निपुणता या फिर अनुप्रयोग। ठीक है, तो जब हम प्राप्त किए गए ज्ञान का उपयोग हम किसी नई समस्या के समाधान में करते हैं तो उसको हम अनुप्रयोग कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुप्रयोग। तो ये डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 145 नंबर प्रश्न देखिए। प्रायोगिक मनोविज्ञान को कक्षा में सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने की विधि है। ठीक है, तो प्रायोगिक मनोविज्ञान को कक्षा में सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने की कौन सी विधि है। योजनाबद्ध अनुदेश, सूक्ष्म शिक्षण या फिर क्रियात्मक अनुसंधान या फिर ये सभी। तो यहाँ पे क्रियात्मक अनुसंधान तो विद्यालय में एक स्थानीय समस्या को क्या है हल करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण जो है वो कम बच्चों वाली कक्षा में अप्लाई किया जाता है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है ए ऑप्शन हो जाएगा। योजनाबद्ध अनुदेशन में क्या है इसका उपयोग किया जाता है। 145 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, 146 नंबर में आप देखिएगा। क्रियात्मक अनुसंधान के संदर्भ में असत्य विकल्प कौन सा है, यानी इनमें से गलत कौन सा है। समस्याओं का क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है भाई, समस्याओं का वस्तुनिष्ठ अध्ययन इसमें किया जाता है, या नए वातावरण की प्रस्तुति, अवैज्ञानिक आधार, दैनिक क्रियाओं में सुधार। ठीक है भाई, इसमें दैनिक क्रियाओं में सुधार भी किया जाता है, नए वातावरण की प्रस्तुति भी होती है और समस्याओं का वस्तुनिष्ठ अध्ययन भी किया जाता है। लेकिन यहाँ पे सी ऑप्शन राइट नहीं है। यहाँ पे वैज्ञानिक आधार होता है, अवैज्ञानिक नहीं होता। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 147 नंबर प्रश्न देखिएगा। 147 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। विज्ञान के प्रति अभिव्यक्ति सहायक होती है। तो आलोचनात्मक निरीक्षण में, अंधविश्वासों को दूर करने में, पूर्वग्रहों से ग्रसित होने में और अतार्किकता के लिए। ठीक है भाई, सहायक होती है। तो यहाँ पे आप देखिए, आलोचनात्मक शिक्षण में विज्ञान के प्रति अभिव्यक्ति बिल्कुल मदद करती है। अंधविश्वास के उत्पन्न करने में ये बिल्कुल गलत है। पूर्वाग्रहों से ग्रसित होने में या अतार्किकता के लिए, तो सहायक किसमें होगी, आलोचनात्मक चिंतन करने में, निरीक्षण करने में क्या है विज्ञान के प्रति अभिव्यक्ति जो है वो इसमें मदद करती है। आलोचनात्मक निरीक्षण या फिर चिंतन के अंदर ये क्या है मदद करती है। तो यहाँ पे अंधविश्वासों को उत्पन्न करने में नहीं, दूर करने में काम आती है। पूर्वग्रहों से ग्रसित होने में नहीं, उससे क्या है छुटकारा पाने या अपनी समझ विकसित करने के काम आती है। अतार्किकता नहीं, तार्किकता के लिए यहाँ पे काम आती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 149 नंबर प्रश्न देखिएगा। कौन सी विज्ञान की प्रकृति नहीं है। स्थिरता, निरंतरता, तर्क या फिर आदर्श। ठीक है, तो कौन सी विज्ञान की प्रकृति नहीं है। तो विज्ञान की प्रकृति जो है वो स्थिरता, निरंतरता, तर्क या फिर आदर्श। तो विज्ञान के अंदर स्थिरता भी पाई जाती है, निरंतरता भी होती है, तर्क भी होता है इसमें, लेकिन आदर्श नाम की इसमें कोई चीज़ नहीं होती, इसमें आदर्श नहीं होते। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास 150 नंबर। 150 नंबर प्रश्न आप देखिएगा। नवाचार या इनोवेशन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, नवाचार प्रयासपूर्वक किया जाने वाला कार्य है। परंपरागत प्रणालियाँ नवाचार की मूल गतिविधियों में सम्मिलित होती हैं, या नवाचार खोज पर आधारित होता है, या नवाचार समय के सापेक्ष परिवर्तन पर आधारित होता है। यहाँ पे आप देखिएगा, नवाचार प्रयासपूर्वक किया जाने वाला कार्य है, बिल्कुल राइट है। और परंपरागत प्रणालियाँ नवाचार की मूल गतिविधियों में शामिल होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये बिल्कुल गलत है, तो ये बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब देख लीजिए क्यों गलत है। परंपरागत प्रणालियों
परंपरागत प्रणालियाँ नहीं होती, यहाँ पे नवीन प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तभी तो इसका नाम क्या है, इनोवेशन, नवाचार पड़ा है। ठीक है, तो परंपरागत मतलब पुरानी प्रणालियों का इसमें उपयोग नहीं किया जाता, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है। परंपरागत प्रणालियाँ नवाचार की मूल गतिविधियों में सम्मिलित नहीं होती। ठीक है, और इसने कहा है होती हैं, तो ये बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि हमें असत्य सही कथन नहीं है, यानी असत्य कथन के बारे में बताना था, तो बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी, और इसमें आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने प्रश्न सही हुए और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट करिएगा। और आपको बता दें कि इस चैनल पे हमने क्या है, रीट के लिए मैथ्स लेवल 2 के लिए मैथ्स साइंस के बहुत सारे वीडियोज़ जो है वो अपलोड किए हैं। साइकोलॉजी के अंदर हमने 1-2 यूनिट हमने लगभग कंप्लीट की हैं, तो उसमें आप वो वीडियोज़ भी ज़रूर देखिएगा, तो आपके लिए बेहद बेनिफिशियल साबित होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।